आज आपका लेक्चर 3 है डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस के बारे में हमने जो स्टार्ट किया है अपना सिलेबस MX एंड सी। तो कंप्यूटर साइंस का हम ये सिलेबस पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ और डिक्शनरी फाइल सिस्टम क्या है उसके बारे में हमने सारे देखा है। तो मैं पहले तो कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगी कि आप लोगों को जो अब तक मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें ये आपको आने चाहिए कि डेटाबेस डाटा क्या है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और डाटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, डाटा प्रोसेसिंग, उसकी एक्टिविटीज़, मैनिपुलेशन, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। और जो हमने 3 टाइप्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ी हैं कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखी है। तो ये सारा मैं अच्छी तरीके से डिस्कस आपसे कर चुकी हूँ, ये आप लोगों ने देखना है। और मैं गूगल क्लासरूम में आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड करूँगी, आपको असाइनमेंट्स, तो ये आप लोगों ने सॉल्व भी करनी है। तो हमने आज देखना है डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स कि डेटाबेस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स में हमने 3 मेन ऑब्जेक्टिव जो है डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के वो डिस्कस करने हैं कि वो क्या आते हैं। उसमें डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। द डाटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर इन सेपरेट फाइल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। तो क्या है कि हमने डाटा को सेपरेटली सेव करना होता है। तो पहले हम बुक रीडिंग देखते हैं और साथ साथ फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ये करना है। तो डाटा इंटीग्रेशन क्या है ना, डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज़ कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फाइल एंड ऑपरेटेड ऑन अ सिंगल फाइल. Logically, the information is centralized. Physically, data may be located on different devices that is scattered around over on different location connected through data communication link. क्या हो गया इसका मतलब ये है कि जो आपकी डेटाबेस है उसमें हमने इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि आपकी जो फाइल हैं डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई हैं, उन फाइल्स को हमने एज अ सिंगल जो है ट्रीट करना, सिंगल फाइल। तो वो ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकली बेशक आपकी डिफरेंट डिवाइसेस पे आपका डाटा पड़ा हुआ होगा, लेकिन लॉजिकली जो है आपकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड होगी, एक जगह पे होगी। मीन्स कि अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो ईज़िली हमारी एक्सेस में आ जाएगी। तो स्कैटर्ड जो आपकी डिफरेंट लोकेशन पे इंफॉर्मेशन आपकी पड़ी है वो हम डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू डाटा को एक्सेस कर लेंगे, वो डाटा इंटीग्रेशन कहलाएगी। क्या मतलब कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम कि आपकी जो फ़ाइल हैं सेपरेट जगह पे स्टोर हैं, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट फाइल ना हो, वो फ़िज़िकली बेशक अलग हो लेकिन लॉजिकली एक जगह पे हो। तो उसके लिए हमने डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स बनाने के और डाटा को हमने अपेयर करवाना है सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो है वो डाटा इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि हमने आपस में उसको लॉजिकली डाटा को कनेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही आ जाता है कि ये आपने करना है। तो हमने डेटाबेस का कल देखा भी था कि डेटाबेस सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, और इसमें हमने जो डेटाबेस बनाई थी अपनी, तो डेटाबेस की डेफिनेशन ही ये थी कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स। तो ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो मुख्तलिफ जगहों पे जो पढ़ा होगा कि अच्छा, तो ये हमने डाटा इंटीग्रेशन के बारे में देखा। अब है डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ठीक है कि डाटा आपका रिलायबल है, एक्यूरेट है। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। सबसे पहले अहम बात यही है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं होता था। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि एक ही पर्सन का डाटा एक जगह पे कुछ और है तो एक जगह पे कुछ और है। एक ही पर्सन का नाम है, सपोज मोहम्मद असलम है तो कहीं पे असलम अली बन गया और कहीं पे मोहम्मद असलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ जाती थी। इनकन्सिस्टेंसी की वजह से ही फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते थे। तो हमने क्या करना है कि हमने एक चेक लगाना है इनकमिंग डाटा के ऊपर, इन्फोर्स करना है डाटा इंटीग्रिटी, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। जितना
आपके डाटा के अंदर इंटीग्रिटी होगी उतना ही आपका डाटा क्या होगा, अच्छा होगा, उतना ही आपका काम चलेगा उसी हिसाब से, और आपका जो है सारा का सारा जो काम है वो चलता रहेगा इंटीग्रिटी का। If our data item is contain is more than one file, then all file must be updated. If that item is changed in a database, only one copy of data is kept, therefore data is more consistent. वो यही कह रहे हैं कि हमारा एक ही जगह पे डाटा रखा जाएगा, बेशक वो मोर देन वन फाइल में होगा, लेकिन वो लॉजिकली एक दूसरे से लिंक होगा। जैसे ही एक जगह पे आप अपडेट करोगे तो सारी जगह पे अपडेट हो जाएगा, एक जगह से डिलीट करोगे तो सारी जगह से डिलीट हो जाएगा। तो एक चेन बनी हुई होगी, एक लिंक होगा जिसके थ्रू आपका ये सारा काम जो है वो हो रहा होगा। तो हमने अचीव क्या करना है, DBMS provides several methods to enforce integrity of the data in the database. For example, an integrity rule can make sure that the same employee ID is not assigned to multiple employee. एग्ज़ाम्पल वो ये दे रहे हैं कि आपने एक एम्प्लॉय ID है सपोज 101, अब हमने एक पर्सन को दे दी है तो हम अदर्स पर्सन को वो नहीं देंगे, उसके लिए जो है फिक्स हो जाएगी। इससे डाटा में क्या आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी। जैसे हम रोल नंबर होता है आप बच्चों का, तो वो जो और ये हमेशा यूनिक होता है, तो आपका जो रोल नंबर दे दिया जाएगा आपके क्लास का, तो वो आपके लिए यूनिक होगा। तीसरी बात आ गई है डाटा इंडिपेंडेंस की। कन्वेंशनली इफ द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल इज चेंज देन ऑल द प्रोग्राम हैव टू बी चेंज। तो however a database allow the organization of data to be changed without the need of reprogram. It allow program to be modified without reorganization of data. हमें दोबारा रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा और आपका डाटा क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब बात यह है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, सी शार्प हो गया, जावा हो गई, सी हो गई, वीबी हो गई, VB.NET हो गई। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है या आप कस्टमर की डिमांड होती है, वो चाहता है कि भाई मेरा इस लैंग्वेज में प्रोग्राम चले, दूसरा कहता है मेरा इस लैंग्वेज में प्रोग्राम चले, तो आप क्या करें कि आपका डाटा सारा वही का वही रहे, लेकिन हम क्या करें कि जो है अपनी लैंग्वेज चेंज कर लें। तो डाटा इंडिपेंडेंस इसी को ही कहते हैं कि डाटा बेस अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू बी चेंज विदाउट द नीड टू बी रीप्रोग्राम, या हमें दोबारा सारी प्रोग्रामिंग भी ना करना पड़े और ये सारा काम हो जाए। ठीक है, तो डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमेशा अलग अलग हो जाना चाहिए। जैसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग होगा तो हम जो भी डाटा उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में फिट करेंगे वो उसके हिसाब से चल पड़ेगा। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, उसको ऑर्गेनाइज किए बिना भी वो सारा काम कर सकेगा। ये थे 3 मेन ऑब्जेक्टिव डाटाबेस के कि आपने ये अचीव करने हैं, और जिससे इन्हीं ऑब्जेक्टिव की वजह से ही हमारा प्रोग्राम अच्छा होता है। तो कौन से वो 3 आपके ऑब्जेक्टिव हैं, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आपकी इंडिपेंडेंट फाइल हो, ठीक है, और इंटीग्रेट हो एक दूसरे से। इंटीग्रेट का मतलब यह है बेशक फिजिकली सेपरेट हो लेकिन लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। थर्ड वन डाटा इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए ताकि वो इजीली एक दूसरे के से हम चेंज कर सकें उसको, और विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमारा काम चल जाए। तो हमने जो कल जो हमने लेक्चर देखा था उसमें जो हमने देखा था ना, एडिशन, इंसर्शन, रिट्रीवल, अपडेशन, डिलीशन ऑफ डाटा, सारा यही था कि हमने डाटा इंटीग्रिटी हम एक्सेस कर सकें कि हमारा जो डाटा है वो हमें ईज़िली मिल सके। तो अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी डेटाबेस मॉडल। लेकिन हम इस पे आगे जाने से पहले
मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपने ये थोड़े से क्वेश्चन हैं ये देखने हैं माइंड में कि डिफाइन डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी क्या है? डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन दैट टू फाइल में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी, के सेम एंटिटी का मुख्तलिफ डाटा हो, ठीक है। और डाटा रिडंडेंसी भी आपने देखनी क्या है। डाटा रिडंडेंसी मीन द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल, के डाटा डुप्लीकेट होगा, सही। तो डाटा रिडंडेंसी से क्या मसला आता है? डाटा इनकंसिस्टेंसी आती है। रिडंडेंट डाटा यूज एडिशनल स्टोरेज स्पेस एंड मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी मीन्स द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल दैट कॉज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, and data inconsistency mean two file may contain different data of same entity। इसी तरीके से डेटाबेस सिस्टम की भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेटाबेस सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। तो इससे हम ये काम कर सकेंगे, ठीक है। और इसके मेन पर्पस क्या है? हमने प्रोवाइड क्या करता है हमें डेटाबेस सिस्टम? मेन पर्पस यही है कि मेंटेन करें डाटा को, प्रोवाइड करें यूज़र को जब भी उसे उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, ये आपने साथ साथ अपने माइंड में रखनी है कि क्या है और किस तरीके से करना है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। There are set of rules and standards that define how the database organizes data is called database model. It also defines how user view the organization of data. It also defines how user view the organization of data. उसने ये भी देखनी है कि डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर रहा है वो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, सबसे पहले अहम मॉडल है हायरार्किकल मॉडल। द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड इन अ हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। द मॉडल हैज़ टू जनरल शेप ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह होती है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। आर नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। The topmost node is called root. Each node is a subordinate of the node that is at the next higher level. A higher level node is called parent node and lower level node is called the child node. A parent node can have one or more many child node. A child node can have only one parent node. This kind of structure is often called as inverted tree. Okay. तो ये जो आपको बुक में डेफिनेशन क्या दी हुई है, a node on the chart representing a particular entity is subordinate at the next higher level, just as organization chart and employee report to only boss. This kind of structure is often referred to as inverted tree, which is the term also referred to the root. बेटे आसान लफ्ज़ों में ये है कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर है कि आपका एक जो सबसे ऊपर वाली नोड है उसे पेरेंट नोड कह सकते हैं या रूट नोड। पेरेंट के चाइल्ड होंगे, पेरेंट के चाइल्ड होंगे, चाइल्ड पेरेंट से आस्किंग करेंगे और उसके चाइल्ड अपने पेरेंट से। इसी तरीके से एक हायरार्की बनी हुई है, तो उसमें आपका जो मॉडल है ये काम करता है। इसी वजह से हायरार्किकल मॉडल कहते हैं। और हर ये जो आपको ब्लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है इसे बोलेंगे नोड। पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड का कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट नोड जो है उसे रिक्वेस्ट की जाएगी चाइल्ड की तरफ से और वो उसको जो है आंसर जो है प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब सेकंड मॉडल हमारा आ गया है नेटवर्क मॉडल का। दिस इज समवट सिमिलर टू दैट ऑफ द हायरार्किकल मॉडल बट वन हैज़ वन मेजर डिफरेंस। वो ये कह रहे हैं देखने में तो ये नेटवर्क हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि सबऑर्डिनेट एंटिटीज डिपिक्टेड बाय एरो ऑन द नेटवर्क डायग्राम में participate is as many subordinate relationship as desired. Therefore, a much more complex diagram may be used to represent the structure of the database. Network provide more flexibility than a simple hierarchical system in a data relationship may be maintained. तो नेटवर्क मॉडल क्या है? हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है। इसमें चाइल्ड नोड है जो कि मोर देन वन पेरेंट नोड है। चाइल्ड नोड क्या करेगा? एरो बनाया हुआ उसके ज़रिए कॉम्प्लेक्स होता जाएगा डायग्राम, और ये मोर फ्लेक्सिबल होता है हायरार्किकल मॉडल। उसमें क्या था कि उसमें फिक्स था कि पेरेंट से ही जो है वो आस्क किया जा सकता था, वही उसे आंसर करता था। इसमें यह कि हर एक का बराबर स्टेटस हो गया और जिसके पास जो भी नॉलेज होगा वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा।
तीसरा मॉडल है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल फाइल्स और एंटिटीज, each of which has no structure or physical connection such as those typically used in hierarchical or network system. जिसमें मोर देन वन एंटिटीज़ हैं, एक दूसरे के साथ एरो के साथ जुड़ी हुई हैं। द वेरियस एंटिटीज पोजेसेस द इंटर रिलेशनशिप एज डिपिक्टेड बाय द नेटवर्क लाइक डायग्राम, but this relationship are based on the data content of the entities involved, not by the pointer chain or other type of structure connection technique. तो रिलेशनल मॉडल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ये यूज़ भी बहुत कॉमनली होता है और रिलेशनल मॉडल को ही हम आगे लेके जाएंगे, ये पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल होता है हायरार्किकल नेटवर्क और नेटवर्क मॉडल से। रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन, इसमें जो टेबल होगा, रिलेशन इज़ अ टर्म यूज फॉर टेबल, टेबल बनाए जाएंगे, टेबल को रिलेशन बोलेंगे और हर टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर एंटिटी होगी। एंटिटी ने भी जैसे मे बी कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, समथिंग, कुछ भी हो सकता है और एंटिटी के अंदर हम इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे। द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज़। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम, वो डायग्राम के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और ये सारा जो है आपस में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन देखना है आपने कि राइट 3 नेम्स ऑफ डेटाबेस मॉडल and what is the difference between hierarchical and network model, what's the difference between network and relational model, name 4 major component of the database system, ठीक है। और 3 एग्जांपल भी आपने डेटाबेस सिस्टम की देखनी है और पर्पस क्या है डाटा इंटीग्रिटी का, डेटाबेस अप्रोच का, क्यों हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देखने हैं। और आपने ये देखना है क्वेश्चन के डिफाइन DBMS, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड DBMS, हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कंट्रोल, राइट सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सारे आपने देखने हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, देखना है, ठीक है। तो ये देखें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमारे साथ साथ सॉल्व होते जा रहे हैं। अच्छा, आप ये मैं थोड़ी सी असाइनमेंट भी आपको देना चाह रही हूँ कि आप इस तरीके से करें कि ये जो छोटे छोटे से एक्सरसाइज हैं ये आप सॉल्व करें। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड बिफोर प्रोसेसिंग डाटा इज़ रिकॉर्डेड। ये सारी जो चीज़ें हैं अभी जैसे हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये आप लोग MCQs भी सॉल्व करते जाएं, ठीक है। कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट डेटा आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब ये आप लोगों ने, मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों ने साथ साथ खुद सॉल्व करने हैं, साथ इन्होंने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन डिस्क्राइब द फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया, ये तीसरा सवाल भी हम कर चुके हैं। जनरल वर्क एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म ऑन द डेटाबेस, डिस्कस इन डिटेल, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। बट आर 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, ये भी हमने देख लिया है क्वेश्चन। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस, ये भी आज हम कर चुके हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटाबेस मॉडल, ये हमने आज ही पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखें, ये सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो रहे हैं, साथ साथ ये भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। ट्रू फॉल्स आप ये खुद तैयार करें और MCQs एक्सरसाइज भी आप इसे सॉल्व करें। अभी बाकी चैप्टर भी मैं आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ, जैसे कि पढ़ा भी रही हूँ। तो आप ये देखिए कि ये छोटा सा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें कि डाटा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। डाटा कैप्चरिंग, मैनिपुलेशन, क्वेश्चन आया हुआ है। एडिशनल फाइल सिस्टम, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है, और ये आप लोगों ने तैयार करना है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारा हमने पढ़ लिया। डेटाबेस की डेफिनेशन, उसका काम, ये भी पेपर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जो 4 कंपोनेंट डेटाबेस के मैंने पूछेंगे सारों मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो आप ये भी देखोगे अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। और डेटाबेस ऑब्जेक्टिव आज मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया है, ये आप तैयार करो। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल का डिफरेंस वो पूछ रहे हैं क्या है, किस तरीके से करना है। तो आप लोगों ने साथ साथ एक तो डिटेल बुक से पढ़ेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें MCQs हमारे सारे सॉल्व हो गए।
MCQ सॉल्व करना आपको आसान आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ साथ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं चैप्टर के एंड में। मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में असाइन करूँगी, आप ऐड होते जाओ उसके अंदर। आप अपनी ईमेल काइंडली मुझे सेंड करते जाएं ताकि आपकी ईमेल मेरे पास आती जाएंगी तो मैं आपको उसमें ऐड करती जाऊँगी। तो मैं प्रॉपर्ली चाहती हूँ कि मैं वहीं पे ही आपको कैरी करूँ, तुम्हारा साथ साथ उसमें ये चलता जाएगा। लेकिन जब तक आपका वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस बना रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, आपको अपलोड कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए सारी, और आपका टाइम जो है वो मिस ना हो, आपकी जो है कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते जाएं, तो ये आपका सारा साथ के साथ तैयार हो जाएगा। तो आज तक जितना हमने पढ़ा है, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर लें और उसको साथ साथ लाइक भी करें और मुझे फीडबैक भी दें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना हेल्पफुल है। और जो आपको नहीं आता समझ में वो मुझे कमेंट भी करें साथ साथ मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को क्या चाहिए। और फिर भी अगर कोई समझने में कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप मेरा है उसमें आप ऐड हैं, तो नहीं है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मैंने दिया हुआ है मोस्टली स्टूडेंट को, आप उनसे भी ले लें, नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगी, तो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन काइंडली अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, कि वो आएँ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अहमदपुर ईस्ट में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनका हिस्सा बने और अपनी तालीम का ज़िया ना करें, अपने वक्त का ज़िया ना करें, क्योंकि जो वक्त है ये दोबारा नहीं आता। हमने इस वक्त को, आप घर बैठे हुए इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपके फ़ायदे के लिए बनाना है। उस्ताद जो है, हम बहुत परेशान हैं आपकी एजुकेशनल ईयर की वजह से, आपका बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ 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 आप जो हैं सारे सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली पढ़ाई की तरफ आएँ और जो भी आपके प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें और अपनी जो हैबिचुअल हो जाए थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ। मुझे तो पढ़ा के बहुत मज़ा आ रहा है ऑनलाइन, कि ऐसे लग रहा है हाँ जी हम दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट के आ रहे हैं, कुछ ज़िंदगी का मकसद है। इसी तरीके से जब आप भी पढ़ना शुरू करोगे, इन टच आओगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि आज हमने ओवरव्यू करवा देती हूँ कि आज हमने डेटाबेस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा गो थ्रू किया है, आज उसको डिटेल देखा है। थोड़ी सी इसकी टफ जो है लाइनिंग है, मुश्किल वर्डिंग होती है, बच्चे नहीं समझ सकते, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा टॉपिक कम बढ़ाया एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, ताकि ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकें, आपको ये समझ में आ जाए। तो ये जो मॉडल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको तैयार करना है अच्छी तरीके से ताकि आप वो तैयार कर लो, ठीक है। रेडिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और ये रिलेशनल मॉडल आपने राइटिंग फॉर्म में भी मैं आपसे टेस्ट लूँगी। बस जो पढ़ रही हैं उसके साथ साथ पढ़ते जाएँ, समझते जाएँ, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।